अब बेटा अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज नेम्ड इज व्हाट दी ड्यूटेरियम एक्सचेंज, है ना। एक क्वेश्चन जेई के अंदर आया था हमारा, ठीक, कि अगर हम एसीटोन को NaOD मीडियम के अंदर रखें, डाइल्यूट NaOD मीडियम में रखें फॉर द लॉन्ग टाइम, तो व्हाट विल बी द फाइनल इनोल फॉर्म फॉर द एसीटोन। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली क्या था हमारे पास कि द क्वेश्चन वाज गिवन कि ये जैसा अपन ने एसीटोन लिया, ठीक है, और इस एसीटोन को अपन ने क्या किया, यहां पे दिस हैज बीन केप्ट इन द डाइल्यूट NaOD मीडियम, राइट, फॉर द लॉन्ग टाइम। अब अगर मैं फॉर द लॉन्ग टाइम की बात करूं, दैट मीन्स वो वाला टाइम हमारे पास जहां पे रिएक्शंस मोर ओवर कंप्लीशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फाइनली जो इनोल फॉर्म्स हमारे पास दिखेगी इसकी, तो वो कौन सी वाली बनेगी, तो अगर देखें तो आंसर में आ जाएगा हमारा CD3C, इधर आएगा OD डबल बॉन्ड CD2, या तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, या फिर अगर इसी को अगर मैं लिखूं तो यहां पे लिखूंगा CD3C डबल बॉन्ड O और इधर भी आएगा CD3। कैसे ये ड्यूटेरियम किस तरह से प्लेस कर दिया अपन ने यहाँ पे, हाउ दिस ड्यूटेरियम हैज बीन प्लेस्ड लाइकवाइज, ठीक। तो इसका लॉजिक या इसका रीजन जो अगर आप समझोगे वो आ जाएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू दी मैकेनिज्म, ठीक। क्या मतलब है मैकेनिज्म वाले पार्ट का, तो समझना है इसको, CH3C डबल बॉन्ड O। अब जब अपन ने टोटोमेरिज्म शुरू किया था ना, तो टोटोमेरिज्म जो शुरू किया था तो उसी तरह से लेके चल रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो आई हैव केप्ट दी डाइल्यूट NaOH, ठीक है। क्या कहा था मैंने यहाँ पे, बेस का रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ बेस, रोल ऑफ अ बेस इज टू एक्सेप्ट दी प्रोटोन, प्रोटोन को क्या करता है, निकालने का काम करता है। अब इस जगह पे हमारे पास OH नहीं है, इस जगह पे हमारे पास क्या है, OD माइनस। अगर मैंने वर्ड यूज किया डाइल्यूट NaOD, इसका मीनिंग है कि दैट वी डू हैव Na प्लस OD माइनस इन D2O मीडियम, ठीक है। अगर मैं वर्ड यूज करता हूं डाइल्यूट NaOH, तो उसका मतलब है Na प्लस एंड OH माइनस इन H2O मीडियम। अब अपने पास इधर डाइल्यूट OD माइनस अगर है तो काम वैसे का वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था। यही वाला जो पार्ट है, ये क्या किया, यहाँ पे अल्फा कार्बन से प्रोटोन एलिमिनेट किया। जैसे ही अल्फा कार्बन से प्रोटोन एलिमिनेट हुआ, इधर तुम्हारे पास आएगा CH3C डबल बॉन्ड O, फिर आएगा यहाँ पे कार्बन का नेगेटिव, और रेस्पेक्टिवली OD माइनस जब H को हटाएगा तो यू विल गेट व्हाट दी DOH एलिमिनेशन, ठीक है। या इसको अगर DOH लिखो या HOD लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपके पास C का नेगेटिव अगर हुआ, वही रेजोनेंस वाली फिनोमिनन, तो यहाँ पे O का नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, एग्जिस्टेंस दोनों स्ट्रक्चर की होगी एग्जैक्टली, तो हाइब्रिड एग्जिस्ट करेगा। अब आप ये देखो बेटा, तुम्हारे पास C का नेगेटिव भी है और O का नेगेटिव भी है। अब एंटायर मीडियम, पूरा का पूरा मीडियम क्या है, D2O। तो जो HOD हटा था वो तो हमारे पास स्लाइटली मॉलिक्यूल्स हो गए, और मैक्सिमम जो प्रोपोर्शन है वो पूरा पूरा एंटायर मीडियम किसका है, D2O का है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, D2O। अब जब D2O के साथ यहां पे क्या होगा कि इसका इंटरेक्शन हो रहा है फर्दर, तो अगर C का माइनस D2O से इंटरेक्ट किया तो भी सी बात है CH2D आ जाएगा, और आपका मन करे तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से बना लो, तो यू आर एबल टू गेट द टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, दो तरह का पार्ट आपको दिखेगा। अब यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, इधर आएगा CH2, देन है बेटा D, या फिर अगर इसको लिखोगे तो ये लिख सकते हो CH3COD डबल बॉन्ड CH2। आई होप सो मेरी बात समझ में आई। कैसे, क्योंकि नेगेटिव आयन का एग्जिस्टेंस तो दोनों जगह पे है। कहां कहां पे, कार्बन का नेगेटिव है और ये हमारा इनोलेट आयन हो गया, O का नेगेटिव है। तो रेस्पेक्टिवली D2O के इंटरेक्शन के थ्रू आपको ये वाली स्ट्रक्चर भी दिखेगी और ये वाली स्ट्रक्चर भी दिखेगी। अब हमने क्या किया, ये तो इंस्टेंटेनियस जो बनाना था वो एग्जैक्टली बना दिया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें हमने लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ रखा है। अब जब लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ रखा है, अगर मैं रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ाता हूं, लेट्स से इफ आई प्रोसीड फर्दर, ये फिर से मेरे पास मीडियम है OD माइनस है सी, ठीक, D2O वाला पार्ट है, D का इंटरेक्शन हो गया, OD माइनस आपके पास सही सी, पहले सी मीडियम में आपका OD माइनस सही सी। अब आप ये देखो कि OD माइनस अगर यहां से फिर से D लेके भागेगा, इफ दिस D इज फर्दर एलिमिनेटेड, OD OH एक ही बात जैसी हुई, तो D अगर लेके भागेगा तो फिर से ये बनाएगा, तो भी सी बात है, इक्विलिब्रियम दिखाई रखा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई कि बोले सर वापस से प्रोटोन निकाल ले, तो अब प्रोटोन निकालने के लिए मेरे पास ये वाली साइड भी है, ये वाली साइड भी है। अब कहे सर वापस से D निकल जाए, तो यस उसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो हो गई कम। पूछो क्यों, तो आंसर इज व्हाट, कि जो स्ट्रेंथ होती है, अगर मैं यहां पे बात करूं बॉन्ड स्ट्रेंथ की, इफ आई टॉक अबाउट दी बॉन्ड स्ट्रेंथ,
तो जो स्ट्रेंथ होती है वो CD बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो CH से क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, आइसोटोपिक इफेक्ट्स। अब CD बॉन्ड का स्ट्रेंथ CH से ज्यादा है, तो C-D वाला बॉन्ड की टूटने की प्रोबेबिलिटी CH बॉन्ड से ज्यादा या कम, तो आंसर इज लेस। रीजन क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी टूटने की प्रोबेबिलिटी हो गई कम। अब आप अगर यहां पे फर्दर देखोगे तो फर्दर यू कैन एलिमिनेट प्रोटॉन। अब जब दोबारा से प्रोटॉन एलिमिनेट करना शुरू किया तो इधर वाले पार्ट में हमारे पास फिर से क्या बनेगा, नेगेटिव। ये कंफ्यूज मत होना इस चीज के कि सर यहीं से प्रोटॉन क्यों निकाला, आप यहां से निकाल सकते हो तो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, पर सिक्वेंशियली ऐसे ही होगा। अगर यहां से निकालोगे वही C का नेगेटिव D2 सेंटर करके CH2D आ जाएगा, फिर फर्दर एक और बार प्रोटॉन निकालो, फिर ऐसे करके तो ये चलता जाएगा। फिर इसके बाद वही इसका सेम केस, C का माइनस कंजुगेशन करके O का माइनस बनेगा, फिर O नेगेटिव बना लेना, D2 के साथ यहाँ पे फर्दर इंट्रैक्शन होगा। और ये सब बेटा जी क्यों हो रखा है, ये हमारे पास हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, दी टोटोमेरिज्म फिनोमेनन, है ना। ये सब अपने पास अल्फा H निकल सकते हैं, तो उसकी वजह से हुआ। कितने D लग गए बेटा यहाँ पे, अब 2। अब 2 D लग गए। इसी तरह से अगर मैं रिएक्शन को फर्दर आगे प्रोसीड करता रहा, लाइकवाइज OD माइनस मीडियम में D2 है ही सही, फिर यहाँ से फिर H हटाया, तो फिर H हटाया तो फिर C का नेगेटिव क्रिएट होगा, वही नेगेटिव क्रिएट होने का ड्राइविंग फोर्स CO दे रहा था, O का नेगेटिव भी बनेगा, वही D2 से फिर D लोगे, CD3 हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब फाइनली हम यहाँ पे एंड करेंगे, आखिरी जब रिएक्शन टर्मिनेट हो रही होगी एट द एंड ऑफ द मूवमेंट, तो हमारे पास फाइनली इधर CD3 और इधर भी हमारे पास क्या मिलेगा, CD3। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज व्हाट, द ड्यूटेरियम एक्सचेंज। क्लियर है? एक बार पूरा समराइज कर देता हूं पूरे टॉपिक को, क्या काम किया। जैसे क्वेश्चन हमारे पास आया कि एसीटोन व्हेन केप्ट इन द NaOD मीडियम फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन व्हाट विल बी द फाइनल इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म क्या होगी, कब, जब D2O के अंदर रखा गया किसको, फॉर द गिवन एसीटोन मॉलिक्यूल्स। तो ये अपन ने लिया एसीटोन, डाइल्यूट बेस लिया जिसमें NaOH की जगह पे NaOD लिया, वही OD माइनस एज एक्टिंग एज अ बेस, प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन अल्फा कार्बन से, C का नेगेटिव बना, नेगेटिव कॉन्जुगेशन कर रखा है, कॉन्जुगेशन के थ्रू C का माइनस भी है, O का माइनस भी है, D2 की इंट्रैक्शन C के माइनस से हो रही है तो CH2D, और अगर O से हो रही है तो OD। क्लियर? ये फॉर्म बन गई इंस्टेंटेनियस। सबसे पहले हमारे पास यही क्रिएट होगा, फिर अगर आगे बढ़ेगी रिएक्शन, फिर प्रोटॉन निकाल दो, राइट से लेफ्ट से कोई इशू नहीं, आराम से निकालो। ये वाला पार्ट हमारे पास C का नेगेटिव, वही C का नेगेटिव D2 से इंटरेक्ट करके फिर CD2 बना, फिर H नेगेटिव H प्लस हटाया, C का माइनस बना, C का माइनस हुआ, D2 से इंटरेक्ट करके CD3 बना, फिर इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोसेस कर दो। सिक्वेंशियली करते जाओगे तो फाइनली जब एंड करोगे तो जहां जहां पे अल्फा H थे, जो प्रोटॉन एक्चुअली माइग्रेट हो सकते थे टुवर्ड्स द O, तो वो सब के सब रिप्लेस हो गए OD माइनस D2O से, और फाइनली यू आर एंडिंग अप विद द CD3 एंड CD3। गॉट दिस पॉइंट, है ना। तो ये हमारे पास ड्यूटेरियम एक्सचेंज का केस है। क्लियर है? अब अपन इसी के ऊपर इसी बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक, कीप अ पोज ऑन दिस पार्ट, पोज करो, नोट डाउन करो पूरा फिनोमेनन, पूरी मैकेनिज्म क्या लिखी, व्हाट आर दी प्रोसेस हैज बीन इन्वॉल्व्ड वन बाय वन। ठीक है, ये गया अपना हमारे पास इस तरह से लाइकवाइज, और उसको फिर हमने आगे इस तरह से फाइंड आउट किया। ये यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद देन वी आर प्रोसीडिंग लाइक दिस, और फिर उसके बाद ये लॉन्ग टाइम पे ये दिखाई दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये है, मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, और उन कंपाउंड्स को अपन क्या कर रहे हैं, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, NaOD वाले मीडियम में या KOD वाले मीडियम में रख देते हैं। हमें यह बताना है कि उन कंपाउंड्स में नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितने होंगे। तो जैसे अगर मैं तुमको यहां पे कहूं, लेट्स से, ठीक, नया सवाल इसी का पूछा है ना, नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज फॉर द गिवन कंपाउंड्स। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, द क्वेश्चन इज दिस कि नंबर ऑफ ड्यूटेरियम exchange for the given compounds, number of deuterium exchange for the given compounds when they are kept in NaOD in D2O
फॉर लॉन्ग टाइम। ये ना, ये वर्ड जो लॉन्ग टाइम तुमने है सुना होगा काइनेटिक्स के अंदर कि कभी भी अगर अपन वर्ड लिखते हैं ना लॉन्ग टाइम फॉर द रिएक्शन, इसका मतलब हम तब तक रिएक्शन करा रहे हैं जब तक कि वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है, रिएक्शन गोइंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन। अब जैसे पहला एग्जांपल लिया, तो जैसा अगर मान लो कहें कि सर कितने डी एक्सचेंज होंगे, कितने नहीं होंगे, वैसे इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक तो जेई के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हुए, लेकिन अब चूंकि एसीटोन के लिए पूछा था तो हो सकता है कि आपको इस तरह का पार्ट अब आने वाले केसेस में पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे कि जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं यही वाला कंपाउंड एंड आई एम आस्किंग द डी एक्सचेंज, है ना, मुझे यहाँ पे डी एक्सचेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन क्वेश्चंस, कितने डी एक्सचेंज होंगे विद द व्हेन दिस इज केप्ट इन दी NaOD एंड D2 फॉर द लॉन्ग टाइम, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूं नंबर ऑफ डी एक्सचेंज, तो इस कंपाउंड के लिए कितने आ रहे थे हमारे पास 6। कैसे जज किया 6 अपन ने, अभी अभी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी थी। यहाँ पे इधर नंबर ऑफ अल्फा एच कितनी थी 3, इधर भी कितनी थी 3, तो रेस्पेक्टिवली दोनों तरफ से अगर कहें तो एक्सचेंज होता चला गया, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 6। अब अगर मैं यहाँ पे इसी के नेक्स्ट होमोलॉग ट्राई कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट होमोलॉग अगर बता आप इसमें पूछे कि नंबर ऑफ डी एक्सचेंज बताओ कितने, तो बेटा बोलो हाउ मेनी डी एक्सचेंज, 7 नहीं, 7 क्यों 5, कैसे, इधर कितना हो गया CH3, यह हो गया 3, यहाँ कितना हो गया 2, तो 2 डी इधर लगेगा, 3 डी इधर लगेगा, क्लियर है। अब यहाँ अच्छा तुमने ये वाला पार्ट काउंट किया, तो ये वाला काउंट किया तो 8 हो जाएगा। अब ये काउंट किया तो ये हो गए क्यों, इसको थोड़ी ना इन्वॉल्व करना है, क्यों नहीं इन्वॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो सी का जो नेगेटिव आएगा उस नेगेटिव का कॉन्जुगेशन थोड़ी ना SCO के साथ, अल्फा एच नहीं है ना, तो ये जो पार्ट होगा इधर होगा 3, इधर हो गया 2, तो कितना आएंगे डी एक्सचेंज 5। और देखो ये वाला कंपाउंड है, इसको थोड़ा सा और ऐसे करके लिख दिया। अब बताओ अल्फा एच कितने हैं 4, तो रेस्पेक्टिवली कितने हो गए 4 वाले पार्ट आ गए। और देखो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बनाओ, ये भी अपन ने बहुत बार डिस्कशन में ले लिया, इसमें कितने हैं 4, विल बी हैविंग 4 एक्सचेंज, लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया कंपाउंड को। और अगर मैं यहाँ पे देखूं लेट्स से दिस पार्ट, ये डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिया, बोलो बेटा अब बताओ कितने। तो थ्योरेटिकल, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट हो गए, है ना। नंबर ऑफ डी एक्सचेंज कितने निकल के आएंगे इसके 3, है ना। दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ डी एक्सचेंज व्हेन दे आर केप्ट इन द NaOD एंड D2 फॉर द लॉन्ग टाइम। आई होप सो बात समझ में आ रही होगी। अगर तुमको ये पूछूं कि लाइक ये वाला पार्ट है, अगर मैं तुमको कहूं कि इस वाले पार्ट में बताओ कितने डी एक्सचेंज हो रहे हैं बताओ, तो अगर इसमें पूछे कि नंबर ऑफ डी एक्सचेंज कितने हैं, तो आंसर इज व्हाट 0, नथिंग। कहें सर क्यों, टोटोमेरिज्म ही नहीं हो रहा, प्रोटोन एब्स्ट्रक्शन होगा ही नहीं, तो प्रोटोन एब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो इन दैट केस बात ही खत्म हो गई। अब ये अल्फा एच मत जोड़ देना, क्योंकि ये प्रोटोन एलिमिनेट नहीं होंगे, sp2 कार्बन sp3 हैबिटस कार्बन से H का पार्ट हटेगा और उसके रिस्पेक्ट में ही आप इसको एक्सचेंज करवाओगे। एक थोड़ा सा टिपिकल सवाल, टिपिकल इन द सेंस ये है कि अगर बाय द वे मैं तुमको ये पूछूं कि मैंने यहाँ पे ये ग्रुप दिया, डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, मैं पूछूं बताओ नंबर ऑफ डी एक्सचेंज कितने, तो अब अगर तुम देखोगे तो इसमें तुमको दिख रहा होगा कि ये sp2 कार्बन है, तो इधर से तो तुमने एलिमिनेट किया नहीं, इधर से करोगे तो कितने आएंगे 2। लेकिन एक चीज और देख रहे हो, वो क्या कि इधर से तो 2 डी एक्सचेंज मिल सकते हैं, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये कार्बन जहां फिंगर रखी हुई है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और वहां का जब प्रोटोन हटेगा तो वो प्रोटोन हटने के बाद भी माइनस आयन का कॉन्जुगेशन CO से हो रहा है। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो बेटा इस जगह पे 2 हाइड्रोजन तो इधर है मेरे पास, 2 हाइड्रोजन इधर है मेरे पास, 1 हाइड्रोजन इधर है जो कॉन्जुगेशन की वजह से हटेगा। अब कहें सर ये तो आपने कहा था कि sp2 से तो हटेगा ही नहीं, तो वैसे अगर देखें तो ये 5 आएगा, लेकिन इसका रिमूवल किस तरह से होगा इसको अपन समझते हैं मैकेनिज्म वाइज। मैकेनिज्म वाइज में क्या, देखो क्या है बच्चे, अब अपने पास यहाँ पे जैसे ये ग्रुप दिया, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे वही रखा OD माइनस D2, ठीक। पहले सिंपल सा फैक्टर इंक्लूड कर लिया, वही है कि आपके पास ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन पे 2D 2H हटा दिए, लॉन्ग टाइम के लिए अपन ने रिएक्शन करवा दी लाइकवाइज, तो ये डबल बॉन्ड है और मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये DOD लगा दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले नीचे वाले हाइड्रोजन को हटाओगे कि इधर वाले हाइड्रोजन को हटाओगे, वैसे तो अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, बट फिर भी समझने के लिए लगा दी। तो कितने डी एक्सचेंज कर दिए मैंने अभी हाल फिलहाल 2। अब हमारे पास ये कंप्लीट नहीं हुआ, दिस इज नॉट कंप्लीट एट ऑल।
अब कंप्लीट क्यों नहीं हुआ तो देखना क्या रहा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब इधर क्या है, यहां पे भी प्रोटॉन है। अब मैं OD माइनस से इस H को निकाला, जैसे ही बेटा मैंने इस H को एलिमिनेट किया तो रेस्पेक्टिवली जो फॉर्म बनेगी मेरे पास, वो फॉर्म क्या बनेगी, दिस बिकम्स नेगेटिव डबल, और यहां पे हो गया C डबल बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, जैसे तुमने यहां पे नेगेटिव बनाया तो जो मीडियम में क्या पड़ा हुआ है तुम्हारा D2O, तो जब मीडियम में D2O पड़ा हुआ है तो D2O पड़ा हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में यहां पे क्या होगा, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी ना, एक D लग गया। अब एक D लग गया तो रेस्पेक्टिवली वापस से वही कंपटीशन आ गया, इसके ऊपर अब एक तो ड्यूटेरियम है और एक जो बचा हुआ वो हाइड्रोजन है। अब एक तो ये अल्टरनेटिव हो गया कि जो बेस है दैट मींस हमारा OD माइनस है वो हमारे पास फिर से यहां पे क्या करेगा, फिर नेगेटिव आयन बनाएगा क्योंकि प्रोटॉन हट गया। तो प्रोटॉन हट गया तो तुम्हारे पास ये है कि इस जगह पे D2O के थ्रू फिर से D लगा तो बेटा कितना D आ गया यहाँ पे 2, बोलो यस और नो, क्लियर है। अब एक चीज ये कहें सर ये माइनस क्यों बनाया आपने, तो ये माइनस का ड्राइविंग फोर्स किसने दिया, इसकी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ने, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन किसके साथ है, C डबल बॉन्ड O के साथ। तो जब C डबल बॉन्ड O के साथ है तो रेस्पेक्टिवली इधर हमारे पास आया डबल बॉन्ड, ये वाला पार्ट आया माइनस, इधर आया डबल बॉन्ड O, इज दैट क्लियर। अब ये वाला पार्ट हुआ तो इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे D2O से फिर से माइनस चार्ज ने D2O से D लिया, जैसे ही D2O से D लिया तो हैज बिकम D, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड O, फिर से अब अगर आप कहोगे तो O माइनस OD माइनस, वापस से वही कंपटीशन CDCH, क्या निकाला H, फाइन। जैसे H निकालोगे बच्चे तो रेस्पेक्टिवली इधर क्या होगा, एक D तो रह जाएगा, माइनस चार्ज बनेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड। अब आप एक चीज देख लो कि जब आप यहाँ पे ये D लगा रहे हो ना, तो इसी D लगाने के बाद जब आप इसकी फर्दर कॉन्जुगेशन कराओगे, ये मैं यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो तुम्हारे पास इस जगह पे ये डबल बॉन्ड आया, इधर D लग गया और ये माइनस आ गया। अब बेटा जी आप ये पहुंच गए उस वाली स्ट्रक्चर के ऊपर जो यहाँ पे बन रही थी। अब ध्यान से देखना वो C नेगेटिव है, वही C नेगेटिव। अब C नेगेटिव के थ्रू अगर मैं यहाँ पे D2O से D लगाऊं तो तुम्हारे पास इस जगह पे डबल बॉन्ड, एक D आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया और इधर D लग जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, इस जगह पे ये वाला जो कार्बन है वो तो sp2 है, उस पे CD लगा, ये वाला कार्बन है इस पे H है और D है, तो वापस से उस H को हटा दो, और H को जब हटा दोगे तो H हटाने के बाद तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगी वो वापस से कुछ ऐसी आ जाएगी। तो ये डबल बॉन्ड हो, इधर यहाँ पे D था, फिर नेगेटिव आयन क्रिएट हुआ, और नेगेटिव आयन क्रिएट होने के बाद ये एक स्टेप में यहाँ पे खा जाता हूं D2O, और इधर से यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर भी 2D लग जाएंगे। कुल मिलाकर सिंपल सा फंडा हमारे पास ये हो गया कि जब अपन किसी कार्बन पे एनायन क्रिएट कर रहे हैं तो जिस एनायन का मतलब जो एनायन की पोजीशन होती जाएगी, अगर उस पोजीशन के रिस्पेक्ट में वहां पे H अवेलेबल है तो उस H की रिप्लेसमेंट ड्यूटेरियम से हो रही है। कैसे, यहां पे नंबर ऑफ अल्फा H थी 2, तो 2 बार H का रिप्लेसमेंट हो रहा, हमने जो नीचे समझा यहां पे 2D लगा दिए। अब इसी जगह पे इस कार्बन पे D क्यों लगा, OH माइनस ने H हटाया, O का नेगेटिव क्रिएट हुआ, ये C का नेगेटिव क्रिएट हुआ, वही C का नेगेटिव D2 से एंटर करके D लगाया, CDCH के बीच में कंपटीशन हुआ, H एलिमिनेट किया, C का नेगेटिव क्रिएट हुआ, वही नेगेटिव चाहो तो O से कॉन्जुगेशन करा दो या मन करे नीचे कॉन्जुगेशन करा दो, वही वाली बात, नेगेटिव आ गया, D2 से D लगा, दोबारा D लगा, देखो 2D इधर 1D इधर, बचा हुआ तो ये कार्बन है ही सही, इधर भी हमारे पास क्या होंगे 2D लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर 2D इधर लगे राइट हैंड साइड पे, ये अभी बाकी है इधर वाले पार्ट में, बात समझ में आ रही है। तो 2D तो यहां से लगेंगे, राइट, 2D आपने यहां पे लगा ही दिए हैं, एक D यहां पे लग ही गया है रेस्पेक्टिवली। अब तुम्हारा मन करे वापस से D हटा के C नेगेटिव बना के फिर D लगाओगे तो दोनों D में से एक D तो हट ही जाएगा, तो 2D इधर, एक इधर और 2 इधर, तो कुल मिला के कितने एक्सचेंज हुए 5। क्लियर है। सी द मैकेनिज्म वंस अगेन, वापस से देख लो फिर से एक बार, OD माइनस 2 जगह से H हटा सकता है, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, तो एक चीज तो हमने ये समझ ली कि 2D तो यहां लग गए, नीचे वाले पार्ट से H हटा रखा हूं तो उस वाले पार्ट में हमारे पास वो एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं तो वो हमने देख लिया। अब आप ये देखो इस वाले पार्ट को इससे जब इंक्लूड करोगे तो आप इसको ऐसे समझ लेना
ये आपके पास हो गया डबल बॉन्ड हो, ये ग्रुप हो गया। अब आप ये कहो कि सर नंबर ऑफ डी एक्सचेंज खटाखट से कैसे देखना है, फटाफट अगर देखना हो तो ये देख लो, 2 अल्फा एच इसके, 2 अल्फा एच इसके। अब ये वाले यहां से एच हटने के बाद जब नेगेटिव यहां जा रहा है, अगर इस कार्बन पे बेटा एच नहीं होता, CH3 होता, तो फिर हम यहां से डी लगा दे भी सही, तो भी वो डी वापस से रिप्लेस हो चुका रहता। क्यों? क्योंकि हमें वही एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम नहीं दिखाई देता। तो मैं यहां पर अगर देखूंगा तो मेरे पास एक इधर लगेगा, लाइक कुल मिला के 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के नंबर ऑफ डी एक्सचेंज कितने होंगे? 5। ठीक है ना? तो ये डी एक्सचेंज आइडेंटिफाई करने का तरीका है। इसी के बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन और उठा देते हैं अपन, है ना? तो लेट अस टेक, ये तो हो गया मेरे पास 5। अब मैं आपको इसी के बेसिस के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछूं, लाइक मैंने यहां पे ये दिया, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल, ये डबल, फिर पूछा बताओ नंबर ऑफ डी एक्सचेंज कब? व्हेन इट इज केप्ट इन दी OD माइनस एंड D2O। अब आपको एक चीज तो दिख रही होगी कि इसमें जब H हटाते हैं तो ये तो एरोमेटिसिटी गेन कर गया। तो बच्चे ये साफ साफ दिखेगा यहाँ पे तुमको कि इधर वाले पार्ट में कितने H है मेरे पास? 2। ठीक है, यहां पे नेगेटिव आयन बनने के बाद यहां पे और यहां शिफ्ट होगा, या तो राइट हैंड साइड से रेजोनेंस करा दो या लेफ्ट साइड से करा दो। तो यहां पे और यहां पे नेगेटिव बनेगा, तो D2O से D इन दोनों कार्बन पे भी अटैचमेंट आएगा। तो कुल मिला के अगर मैं यहां पे लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया अगेन, तो फाइनली अगर आप कहो तो इसी की स्ट्रक्चर जो बना सकते हैं वो हम ऐसी बना सकते हैं। एक तो ये वाला पार्ट डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या अगर और बेटर वाली स्ट्रक्चर में लिखूं तो वो ये होगी मेरे पास, इधर स्पेस नहीं, नीचे लिख देते हैं। तो यहां पे ये ग्रुप हुआ, एक बेटा इधर 1 2 3, एक इधर और यहां पे आ जाएगा OD। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो नंबर ऑफ डी एक्सचेंज, 2 यहां के 2 यहां के, कुल कितने डी एक्सचेंज आएंगे? 4 डी एक्सचेंज व्हेन द कंपाउंड इज केप्ट इन NaOD एंड D2O फॉर द लॉन्ग टाइम। क्लियर है? ठीक, होप सो। अब इसी को एक ओपन चेन से भी कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से आपका पार्ट उसमें समझ में आएगा। जैसे ये है बेटा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। अगेन आस्किंग द डी एक्सचेंज फॉर दिस कंपाउंड, है ना? थोड़ा देर में होल्ड कर रहा हूं उसको, तुम इसको देखो एक बार, और होल्ड करने के बाद देखो कि कितने डी एक्सचेंज होंगे बाय सीइंग दिस काइंड ऑफ एग्जांपल। करने का तरीका बहुत आसान है, चेक करना जरा किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। वेल फाइन, अब देखना क्या क्या करना रहेगा। सबसे पहले तो बच्चे ये देखो, ये अल्फा H है, कितने डी आ सकते हैं यहाँ पे? 3 हाइड्रोजन है ना, एक एक करके H हटा दो, तो यहाँ पे हमारे पास 3 H हटेंगे, 3 बार D2O से D का एक्सचेंज होगा तो CD3 आ जाएगा। पहला चीज बोले सर यहां से भी नहीं करना, आप ये देखो ये वाला पार्ट हुआ ना, इसका H जब हटेगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होके नेगेटिव आयन यहां भी पहुंचेगा। अब बहुत ध्यान से देखना, 3 डी तो यहां लगेंगे, 3 डी यहां लगेंगे। जब कार्बन का माइनस रेजोनेंस करके इस जगह जाएगा जहां फिंगर रखी हुई है, तो बेटा इस जगह पे भी तो नेगेटिव आयन आया ना। जहां जहां नेगेटिव आयन कार्बन आयन क्रिएट होता रहेगा वहां कार्बन आयन का D2O से इंटरेक्शन होगा और D+ जुड़ जाएगा। तो जब इस जगह पे D जुड़ेगा तो कुछ ऐसी अवस्था बनेगी तुम्हारे पास बीच में। अब जब ये बनेगी तो वही CD और CH बॉन्ड आ गए कंपटीशन में। CD और CH कौन स्ट्रॉन्ग है? CD अगर स्ट्रॉन्ग है तो कौन हटेगा? H। तो आपका ये वाला जो H होगा ये भी हटेगा। कुल मिला के लॉन्ग टाइम के लिए जब इसको छोड़ दोगे ना, तो फाइनली जो स्ट्रक्चर निकल के आएगी, अगर इसी कंपाउंड की मेरे को स्ट्रक्चर बनानी है तो वो ये आएगी मेरे पास लाइकवाइज। तो बच्चे इधर तो हो गए आपके 3D एक्सचेंज, इधर भी हो गए 3D, उसके कॉन्जुगेशन की वजह से C का माइनस। इधर मत कर देना, यहां नेगेटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इस कार्बन पे, तो उस कार्बन का नेगेटिव D2O से इंटरेक्ट करके D लेगा, तो CD भी है और CH भी है, तो H का रिप्लेसमेंट कर दिया D ने। क्यों? क्योंकि CH टूटा, अब वापस से टूटने के बाद फिर से वही कॉन्जुगेटेड वाली स्ट्रक्चर बन गई। तो हमारे पास यहाँ पे बताओ कितने डी एक्सचेंज किए? तो एक तो हो गया हमारे पास 3 इधर, 3 इधर, 1 इधर, तो 1 डी इधर लगा, 3 डी इधर लगा, 3 डी इधर लगा, कुल कितने हो गए? 7। तो नंबर ऑफ डी एक्सचेंज फॉर दिस इज इक्वल टू 7। क्लियर है? इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन है आपके शीट के अंदर, तो वो तुम लोग ट्राई करोगे।
तो बेटा मैं अब इसको ओवरऑल जो है पूरा समराइज कर देता हूं टॉपिक को। क्या क्या चीज अपन ने पढ़ी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर? हमने 6 कैटेगरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पढ़ी। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका टोटोमेरिज्म का ही है। क्या रहा? अब जैसे बात कर रहे थे अपन टोटोमेरिज्म की, तो टोटोमेरिज्म में मैक्सिमम केसेस आपके जीओसी के बेसिस के ऊपर या समटाइम्स द रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस के ऊपर चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, कहां टोटोमेरिज्म हो सकती है, कहां नहीं होगी, कहां पे डी एक्सचेंज कराना है, कहां नहीं कराना है, वो सारी चीजें मैकेनिस्टिक पाथ के रेस्पेक्ट में देखते जाना। पूरा मैकेनिज्म देखना अच्छे से, स्टार्टिंग से देखना। स्टार्टिंग से मैकेनिज्म देखते हुए जो है रेस्पेक्टिवली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कहां पे मैं माइनस आयन बना सकता हूं, और उसके माइनस आयन के रेस्पेक्ट में चीजें आइडेंटिफाई करेंगे डी2 के साथ डी कहां लग सकता है। राइट? चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म, दीज आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो टोटोमेरिज्म सेक्शन है, इसको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि इसमें रेजोनेंस में टोटोमेरिज्म में डिफरेंसेस क्या है, कहां टोटोमेरिज्म करानी है, कहां नहीं करानी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस आपके जो जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस है, इवन एडवांस के क्वेश्चंस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, हम अब आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल वाला पार्ट कंप्लीट। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म।